नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है और एनडीए सरकार बना रही है। चुनाव से पहले हर पार्टी के बड़े नेता तमाम वादे करते हुए आपको नजर आए। अब अपने वादों पे कौन कितना खरा उतरता है ये समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था 400 पार, वो 400 पार तो छोड़िए 300 पार भी नहीं गई। और व्यक्तिगत तौर पे भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी हमेशा बहुमत लेके आती थी पिछले 2 बार से 14 और 19 में लेके आई, वो 2024 में बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। इसका क्या कारण हो सकता है? और मैं समझता हूं कि इस पे एक मजा हुआ पत्रकार बहुत सही तरीके से आपके सामने इन तमाम बातों को रखेगा। क्या कमी रह गई कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई? और क्या मजबूती थी कि अखिलेश यादव जी, जो 2014 से 2022 तक के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार का सामना करते रहे, वो 2024 के लोकसभा में एक बहुत बड़ा चेहरा उभर के आए? इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे बीच दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार, जो बहुत पैनी नजर रखते हैं पूर्वांचल के पॉलिटिक्स पे, आदरणीय श्री विंध्येश्वरी सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े चेहरे, कलराज मिश्रा जी, मनोज सिन्हा जी, एमएलसी विशाल सिंह जी और संगीता बलवंत जी जो राज्यसभा सांसद नियुक्त हुई हैं। ये सब होने के बाद भी गाजीपुर में 5 विधान हैं तो 7 विधानसभा सीटें, लेकिन 5 जो लोकसभा में आती हैं, किसी में भी 1 लाख का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, कहीं न कहीं गाजीपुर की जब हम चर्चा करते हैं तो सिर्फ गाजीपुर अकेले की चर्चा करना थोड़ी बेईमानी होगी। पूरे उत्तर प्रदेश के अगर कॉन्टेस्ट में देखें तो हर जगह कमोवेश यही स्थिति रही। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ गाजीपुर में भी संगठन जमीन पे कहीं चुनाव नहीं लड़ा, पहला रीजन। दूसरा कारण है कि संघ की उदासीनता। ये 2 प्रमुख कारण रहे हैं जो कि गाजीपुर में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वोटों का इतना बड़ा क्षरण हुआ है। अभी जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष है सपना सिंह जी, उनके गांव में 2 बूथ आता है, एक पे बीजेपी जीती, एक पे हार गई है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है क्या कि यहाँ के जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोगों को रास नहीं आ रहे हैं? देखिए, जो चेहरे बड़े हैं उनके लिए बड़ा मंच चाहिए, बड़ा प्लेटफार्म चाहिए, और वो बड़े प्लेटफार्म पे काम भी किए। जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता आए, प्रवासी नेता आए और बाहर के बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए, वो उन्हीं को मैनेज करते रह गए। और जमीन पे, धरातल पे उन्होंने आम मतदाता के साथ कोई कनेक्टिविटी बनाया ही नहीं। यही सबसे बड़ा कमी रह गई। गाजीपुर में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, टॉप लीडर्स थे या संगठन के लोग थे, वो बड़े नेताओं के मेजबानी करने में और कार्यक्रमों को संयोजित, आयोजित, प्रायोजित करने में ही लगे रहे। आम मतदाताओं से उनका संपर्क हो ही नहीं पाया। ये भी एक कारण हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि जमीनी हकीकत को बयां करता है। अच्छा, अफजाल अंसारी शुरू से ये कहते थे कि इस बार तो हम फिर 1 लाख प्लस से जीतेंगे, जो बड़ा मुश्किल लग रहा था। जबकि मुख्तार अंसारी भी मृत्यु को प्राप्त हुए भी कुछ दिनों पहले ही, चुनाव के पहले ही, तो उसकी भी सिंपैथी मिली है क्या, उनकी मृत्यु की भी अफजाल अंसारी को? नहीं, देखिए, उसकी मुख्तार अंसारी के देहावसान का कोई सिंपैथी मिला नहीं है, और ना ही उनकी छवि समाजवादी पार्टी या अंसारी परिवार इस तरह का समाज में बना पाया कि उनको एक सहानुभूति मिले। इसमें सहानुभूति की बात नहीं थी, इसमें शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी, देखिए, जब हम भारतीय जनता पार्टी के नाकामियों की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की खूबियां, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अगर इतना ग्रो अप किया है, इतने अपने सीटों को बढ़ोतरी किया है, तो उनकी खूबियां भी हैं। तो चर्चा के दौर में आजकल हम देख रहे हैं हर जगह चर्चा हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी दल के, एनडीए कुनबे के नाकामियों की चर्चा खूब हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं इंडी गठबंधन के खूबियों की और समाजवादी पार्टी के अच्छाइयों की चर्चा नहीं हो रही है। अब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी तौर पे आप मान सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ही है जो 5 सीट से 37 सीट पहुंची। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बताएं, सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा कोई दल है तो वो है चंद्रबाबू नायडू का। उनका चुनाव चिन्ह साइकिल। अच्छा, हाँ। और इंडी गठबंधन में सबसे बड़ा दल है कांग्रेस। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी, उसकी भी चुनाव चिन्ह साइकिल। तो कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में
साइकिल दूसरे नंबर पे है। साइकिल मजबूत स्थिति में। तो साइकिल का स्थिति इस समय हिंदुस्तान में। बिल्कुल सही पॉइंट आपने पकड़ा अखिलेश यादव जी का, क्योंकि 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में, 17 और 22 के विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। तो ये हो रहा था कि लगता है कि अब ये मुश्किल है ये अपने संगठन को बचा पाए, लेकिन अचानक से 5 सीट थी सन 2019 में और 24 में वो 37 पहुंच गई। क्या मजबूती, मतलब क्या स्ट्रेटजी अखिलेश यादव जी ने ऐसा किया कि इतनी पूरे नेशनल लेवल पे एक नया चेहरा अखिलेश हो रहा है? 2012 में माननीय मुलायम सिंह ने सत्ता अखिलेश को सौंपी। इसके बाद 14, 17, 19, 22 सारे चुनाव में समाजवादी पार्टी को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अखिलेश यादव अपनी जीवटता से, अपनी श्रम साध्यता से उन्होंने कभी भी पार्टी में उदासीनता नहीं आने दी। अपने लीडरशिप को, ग्रास रूट के अपने कार्यकर्ताओं को लखनऊ बुलाते थे, अपने साथ सेल्फी फोटो देते थे, वो जाके ग्राउंड पे सीना चौड़ा करके घूमते थे। उनको कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ग्रास रूट के अपने नेताओं को एक फौज खड़ी करते गए। बाकी टिकट वो किस तरीके से देते हैं सारे सामने ही है। कनेक्टिविटी बनी रही उनकी, कनेक्टिविटी उनकी बनी रही। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपको बता दें, इसके पहले जितने भी चुनाव में हम समाजवादी पार्टी की नाकामी देखते हैं उसमें कहीं न कहीं शिवपाल यादव नेपथ्य में थे। पहली बार शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के फ्रंट लीड कर रहे थे। और दुनिया को सबको पता है शिवपाल यादव जी का पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक एक न्याय पंचायत तक पे, ब्लॉक स्तर तक पे उनकी कनेक्टिविटी है। समाजवादी पार्टी के चाणक्य हैं वो, समाजवादी पार्टी के बड़े चाणक्य हैं और प्रूव भी कर दिया उन्होंने इस बात को साबित किया। अच्छा, फिर हम गाजीपुर में आते हैं सर। तो गाजीपुर में इतने बड़े बड़े नेता हैं कि लेलेन का कुर्ता पहन के जब वो निकलते हैं और पीछे से ऐसे कुर्ता झाड़ के चलते हैं, तो कोई हेलीकॉप्टर से उतरता है, कोई बस राज्यपाल जी के मेहमान नवाजी से ही घर पे आ रहा है, कोई बस मोदी जी से 1 घंटे बैठ के मैं चर्चा किया हूँ और आया हूँ। 2022 में भी हारे गाजीपुर बुरी तरीके से 7 विधानसभा, और ठीक 2 साल बाद बहुत बुरा परिणाम रहा लोकसभा में भी। तो गाजीपुर का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें परिवर्तन होना चाहिए या उसी को आगे बढ़ाना चाहिए इन लोगों को? गाजीपुर में आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। गाजीपुर में जिलाध्यक्ष, वर्तमान जिलाध्यक्ष जो हैं, तकरीबन उनको 1 साल हो गया जिलाध्यक्ष बने। संगठन के पुराने नहीं, संगठन के पुराने सदस्य वो नहीं, उनको जिलाध्यक्ष बने तकरीबन 1 साल हो गया। और उस साल में, जिस साल भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है, कड़े संघर्ष से चुनाव लड़ना है, और वर्तमान जिलाध्यक्ष 1 साल के दौरान आज तक अपनी जिला कमेटी की कमेटी गठन नहीं कर पाए। तो ये दर्शाता है कि कितनी गंभीर है भारतीय जनता पार्टी की संगठन, कि जिस साल में आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, गाजीपुर जैसे दुरूह लोकसभा में आपको चुनाव लड़ना है, आप अपने संगठन का गठन नहीं कर पा रहे हैं, जमीन पे आप क्या काम करेंगे? ये एक छोटा सा उदाहरण है। सबसे मजे की बात है कि 5 विधानसभा में से किसी भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 1 लाख पास गई ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ा इसका कारण हम आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को ग्राहक के रूप में इस्तेमाल किया। इस चुनाव में सारे मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता एक ग्राहक समझ लिए कि उनको हम योजनाएं दिए, पेंशन दिए, आवास दिए, शौचालय दिए, सिलेंडर दिए, सारी चीजें हम दे रहे हैं, तो बदले में हमें वोट देंगे। राजनीति में और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। गिव एंड टेक वाली स्थिति अपना ये चीजें आप दे रहे हैं तो आम मतदाताओं के मन में यह है कि जो मुझे सरकार से मिल रहा है वो सरकार हमको दे रही है, कोई भी सरकार होती हमको देती, ये मानसिकता उनके दिमाग में रही। और देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत होकर के सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना प्रचार प्रसार करते रही। आम जनता के बीच में वो गए ही नहीं और आम जनता इनके बीच से निकल। अच्छा, सब कुछ जब अच्छा चल रहा था तो जेपी नड्डा को ये कहने की क्या आवश्यकता थी? इसका भी इम्पैक्ट पड़ा क्या कि अब संघ की हमको आवश्यकता ही नहीं है? बिल्कुल पड़ा। इसकी वजह से संगठन शिथिल हो गया। बिल्कुल पड़ा। और कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हार का बहुत बड़ा कारण है संघ का उदासीन होना। संघ की उदासीनता भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ी है। और जेपी नड्डा का ये बयान सर्वथा, देखिए, जेपी नड्डा ने सिर्फ यही नहीं कहा कि हमको संघ की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने इसके पहले एक लाइन उन्होंने जोड़ी कि ये
अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है जिसे संघ की जरूरत पड़े। तो उन्होंने एक एगोरेंस दिखाया कि हम अटल बिहारी वाजपेयी से भी बड़े भाजपाई हैं। तो ये चीजें और इस बयान से पहले जहां जहां चुनाव हुआ है वहां मजबूत स्थिति में है बीजेपी। देखिए, इस पे एक चीज और गौर करना चाहिए। एक सवाल यही उठता है कि जब संघ नाराज उदासीन थी तो अन्य राज्यों में बीजेपी बहुत अच्छा कर गई। संघ का प्रभाव तो पूरे भारतवर्ष में है। अन्य राज्यों में भाजपा बहुत अच्छा कर गई, उत्तर प्रदेश में ही क्यों हार गई? तो इसका सबसे अच्छा आप उदाहरण इससे समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा के जितने टॉप लीडर्स हैं सभी संघ के पदाधिकारी रह चुके हैं, सभी संघ से जुड़े रहे हैं। यही स्थिति कमोबेश स्थिति आपका झारखंड में भी और बिहार में भी है, और यही स्थिति राजस्थान और गुजरात में भी है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान प्रदेश कमेटी में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो लीडरशिप किसी संघ के अच्छे पदाधिकारी से टाई अप कर सके या उनसे मधुरता रहे, इस चुनाव में उनको किसी तरह से कन्विंस करके अपने साथ रख सके। तो अन्य राज्यों में देखिए, एक चीज पे बड़ा गौर करना है। भारतीय जनता पार्टी से का संघ ने विरोध नहीं किया है, सिर्फ उदासीन थे, तो ये रिजल्ट आया है। अगर संघ विरोध करता तो इनको 140 के भी लाले पड़ जाते, मुश्किल हो जाती। मतलब अपने पावर को दिखाया है कि भाई देखो, इससे इतर जाओगे तो थोड़ी 2029 के चुनाव में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस चुनाव के दौरान एक संघ के प्रदेश स्तर के बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बड़ी गंभीरता से हमको पहले ही बता दिया था कि संघ का इस चुनाव में नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि संघ अपनी भूमिका इस चुनाव के बाद एक अलग तरीके से निर्धारण करेगी। अच्छा, तो कहीं न कहीं ऐसा लगा कि इस चुनाव के बाद संघ अपनी भूमिका यानी राजनीतिक भूमिका कुछ अलग तरीके का संघ सोच सकती है। ये तो बहुत जल्दीबाजी होगा कहना, लेकिन जैसा उम्मीद लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको मेकओवर करेगी, और जैसा संकेत ऐसा दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी में संकेत और आकलन तो धरे धरे रह जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान को लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि उनके संघ से काफी करीबी रिश्ते हैं, और फिर वो पुराने धुरी पर फिर वापस पार्टी को संघ के साथ तालमेल। अच्छा, चलते चलते एक सवाल और, 2027 में विधानसभा होने वाला है उत्तर प्रदेश का, और अखिलेश यादव एक नई ऊर्जा के साथ सबके सामने उपस्थित हुए हैं, और योगी जी पिछले 2 बार से लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी में सन 2027 का चुनाव होगा गाजीपुर उत्तर प्रदेश विधानसभा का, वो क्या, उसमें क्या आपको ट्विस्ट देखने को मिल सकता है अभी का जो सिनेरियो है? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की स्थिति है, उनको जो एक बूस्टअप मिला है, ये आगे आने वाले अभी बहुत राज्यसभा विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, राष्ट्रपति के भी चुनाव होने हैं, ये सारे फैक्टर बहुत मायने करेंगे। और 27 का चुनाव अभी बहुत जल्दीबाजी होगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पे सारी पार्टियां मोदी जी को समर्थन दे रही हैं। तो हो सकता है कि 2026 में नए परिसीमन हमको देखने पड़े, और 27 में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे भारतवर्ष में हमको एक नया इलेक्शन देखना पड़े, क्योंकि यही एक ऐसा मुद्दा है कि जिसपे एनडीए के सारे घटक दल समर्थन दे रहे हैं। तो अभी उसको बहुत जल्दीबाजी है उस पर कोई टीका टिप्पणी करना। तो मतलब ये है कि एक नई लड़ाई, एक नए कलेवर में देखने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो एक नया ऊर्जा मिला है, कहीं न कहीं चुने तो गए हैं सांसद, और संसद में जो चीजें गतिरोध सत्ता और विपक्ष को देखने को मिलेगा, लेकिन वो लोकसभा के जीते हुए उम्मीदवारों का जो ऊर्जा है वो अब आपको लखनऊ के विधानसभा में भी योगी सरकार को उसका गतिरोध देखने और सुनने को मिलेगा। विपक्ष एक नई ऊर्जा के साथ अब भाजपा को दोनों इंजनों, डबल इंजन में दोनों इंजनों के सामने उनको समझिए कि अब बहुत सारे सिग्नल ब्रेकर अब देखने पड़ेंगे। मतलब ब्रेकर बहुत सारे उपस्थित होने वाले हैं, लेकिन होना भी चाहिए। एक मजबूत विपक्ष एक लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। एक स्वच्छ और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना आवश्यक है। जब हम मोदी जी के पॉलिटिकल कैरियर को स्टडी करते हैं तो देखते हैं उन्होंने कभी दबाव की राजनीति की नहीं है। मुख्यमंत्री भी रहे पूर्ण बहुमत के साथ, 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे पूर्ण बहुमत के साथ। पहली बार उनका ये लिटमस टेस्ट होने आया है
क्योंकि पहली बार उनको गठबंधन को लेकर के, हालांकि उनको संगठनात्मक उनके शक्तियों पे, संगठनात्मक उनके कौशल पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, इसलिए कि शुरू से ही वो संगठन से जुड़े रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी संगठन की सरकार चल रहे थे तो पर्दे के पीछे उनकी भूमिका उस समय पार्टी में महासचिव की थी। तो कहीं न कहीं संगठन चलाने का और लोगों को लेकर चलने का अनुभव है, तो उस अनुभव का फायदा प्लस उनकी दूरदर्शिता आगे की सरकारों में हमको हो सकता है देखने। चलिए अब देखते हैं, हालांकि कल ही शपथ ग्रहण लेने वाले हैं, वो शपथ ले लेंगे 7:30 से 8 के बीच में। आप सुन रहे थे दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार बिंदेश्वरी सिंह जी को, जिनके पास बहुत अच्छी जानकारी है और ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीच बीच में उपस्थित होते रहते हैं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।